हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हरप्रीत क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 कावेरी बुक की पोम भारत आर लैंड की बुक एक्सरसाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका चेक योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, जहां पर आपको ये पैराग्राफ दिया था और ये वर्ड्स दिए थे बॉक्स में और आपने इन वर्ड्स की मदद से इस पैराग्राफ को फिल करना था। तो ये मैंने आपको जब जिस वीडियो में मैंने आपको पोम को समझाया था तब हमने ये कवर कर लिया था, क्योंकि इस पैराग्राफ को हम इस पोम की शॉर्ट समरी भी कह सकते हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर भी आपको बता देती हूँ इसके आंसर्स। तो देखिए ये है इसके आंसर्स। तो द पोम इज अ ट्रिब्यूट टू इंडिया सेलिब्रेटिंग इट्स नेचुरल ब्यूटी, स्पिरिचुअल हेरिटेज एंड हिस्टोरिकल ग्रेटनेस। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। द पोएट प्रेजेस द हिमावंत डिस्क्राइबिंग इट एज माइटी एंड अनपैरेलल्ड। ठीक है, हिमावंत क्या है? हिमालय पर्वत। ठीक है, जो कि क्या है? काफी माइटी मतलब ग्रेट है, और अनपैरेलल्ड मतलब इसके जैसा कोई नहीं है। ओके। द गंगा इज डिपिक्टेड एज जनरस एंड ग्रेसफुल। ठीक है, गंगा को, रिवर को क्या दिखाया गया है? जनरस और ग्रेसफुल। वाइल द उपनिषाद्स आर ऑनर्ड एज सेक्रेड एंड अनमैच्ड। और उपनिषाद्स का भी मुकाबला करने वाला कोई नहीं है और उनको पूजनीय बताया गया है। द पोएट हाईलाइट्स द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ वॉरियर्स एंड सेजेस। ठीक है, किसकी कॉन्ट्रीब्यूशन को हाईलाइट किया है? वॉरियर्स। ठीक है, और सेजेस मतलब साधु संत। ठीक है, हु हैव एनरिच्ड द लैंड विद देयर ब्रेवरी एंड विजडम। जिन्होंने इस लैंड को एनरिच किया है अपनी ब्रेवरी, बहादुरी और समझदारी से। इट ऑल्सो एक्नॉलेजेस द प्रेजेंस ऑफ ब्रह्मा नॉलेज एंड द टीचिंग ऑफ बुद्धा। ओके, तो हम पोम जो है किसको एक्नॉलेज कर रही है? प्रेजेंस ऑफ ब्रह्मा नॉलेज और टीचिंग किसकी? बुद्धा की। ओके, क्लियर। हाईलाइटिंग, कहाँ है ये रहा, हाईलाइटिंग इंडियाज डीप रूटेड स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल ट्रेडिशंस। द पोएट रिपीटेडली asserts दैट इंडिया इज पियरलेस। बार बार पोएट यही बोल रहा है कि इंडिया क्या है? पियरलेस है। पियरलेस मतलब इसका कोई मैच नहीं है। सर्जिंग अर्जिंग एवरीवन टू प्रेज हर। ओके, क्लियर। तो ये हमने कर लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पहले डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ आपको दिया है, फीचर्स बताने हैं पोम के। देखिए चलो बुक में भी देख लेते हैं। देखिए दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्लीट द फॉलोइंग फीचर्स अबाउट द पोम। ठीक है, द इम्पैक्ट ऑन द रीडर्स। रीडर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? उनके मूड पर। पोएट का क्या एटीट्यूड है? राइम स्कीम क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सोनिफिकेशन। तो देखिए इसके आंसर्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं। चलिए, द इम्पैक्ट ऑन द रीडर्स। देखिए रीडर्स के मूड पे कैसा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, वो कैसा फील करेंगे पोम को पढ़ने के बाद? पेट्रियोटिक। ओके, क्लियर। पेट्रियोटिक मतलब देशभक्ति की भावना जागेगी, काफी इंस्पायर्ड होंगे पोम को पढ़ के एंड अपलिफ्टिंग फील करेंगे। ओके, पोएट का एटीट्यूड या टोन कैसी है व्हाइल राइटिंग दिस पोम? हमें पोम को सुनाते वक्त प्राउड। ठीक है, पोएट इंडिया के ऊपर काफी गर्वित हैं। एडमायरिंग, इंडिया की काफी प्रशंसा कर रहे हैं और रिस्पेक्टफुल फील कर रहे हैं टुवर्ड्स इंडिया। ओके। रिदम राइम स्कीम क्या है? कोई इरेगुलर राइम स्कीम है, कोई पर्टिकुलर फिक्स्ड राइम स्कीम फॉलो नहीं हो रही है। देखिए अगर आपको राइम स्कीम का मतलब नहीं पता है तो राइम स्कीम बेसिकली क्या होता है, जैसे मैंने बोला आईज राइज। ओके, तो ये दोनों जो है आपस में मैच कर रहे हैं ना, कैट बैट। ओके, तो इस तरीके से पोएट जो है लिरिकल वे में रिदम सेट करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस पोएम में ऐसा कुछ नहीं है, तो हम कह सकते हैं इरेगुलर राइम स्कीम है। ओके। एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सोनिफिकेशन। बच्चे पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जितनी भी पोएटिक डिवाइस हैं आपकी बैक एक्सरसाइज में डिस्कस हो रही हैं। तो पर्सोनिफिकेशन होता है जब हम किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को, कहने का मतलब नॉन लिविंग थिंग को, ऐसे करेक्टर्स जो किसी पर्सन से एसोसिएटेड हैं। ओके, क्लियर। मतलब कि जो काम इंसान लोग कर सकते हैं लेकिन वही काम हम किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए से करवाएं, तो उसको हम बोल सकते हैं कि पोएट ने इस चीज को पर्सोनिफाई किया है। जैसे शी इज पियरलेस। बेटा शी यहाँ पर किसके लिए लिखा है? भारत माता के लिए लिखा है। ओके, तो यहाँ पर इंडिया के लिए शी वर्ड यूज कर लिया, एक प्रोनाउन यूज कर ली। ओके, और लेट्स प्रेज हर। ठीक है, इसकी प्रशंसा करो। इसका मतलब इंडिया को यहाँ पर किसकी तरह ट्रीट किया गया? पर्सन की तरह ट्रीट किया गया। ओके, क्लियर। क्योंकि इसके लिए वर्ड शी और हर यूज हो रहे हैं। रिवर गंगा को भी पर्सोनिफाई किया गया है, क्योंकि रिवर गंगा को ह्यूमन करेक्टर्स दिए गए हैं। जैसे कि रिवर गंगा को क्या बताया गया? जनरस बताया गया, बिल्कुल ह्यूमन बींग्स की तरह। ठीक है, जनरस मतलब काइंड हार्टेड। ओके, क्लियर। हिमालयस को भी पर्सोनिफाई किया गया है, क्योंकि उनको क्या दिखाया गया है? माइटी एंड पावरफुल। ओके, क्लियर। तो ये तीन चीजों में आपकी पर्सोनिफिकेशन लग रही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बुक में क्या है? क्विकली चेक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बुक में है, थर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द रिफ्रेन शी इज पियरलेस लेट्स प्रेज हर? देखिए पहले रिफ्रेन का मतलब समझ लेते हैं। रिफ्रेन का मतलब क्या होता है? देखिए रिफ्रेन का मतलब होता है, जैसे कि आप पोम देख रहे हैं, देखिए फर्स्ट स्टैंजा के एंड में आपको लाइन नजर आ रही है, शी इज पियरलेस लेट्स प्रेज हर, राइट। अब देखिए सेकंड पैराग्राफ के एंड में भी आपको सेम ही लाइन नजर आएगी, शी इज पियरलेस लेट्स प्रेज हर। तो जब भी ऐसा किया जाता है पोएट के द्वारा, जब कोई एक सेंटेंस या कोई एक फ्रेज पैराग्राफ के अंत में बार बार लिखा जाता है, ओके, तो उसको बोलते हैं रिफ्रेन। तो इस रिफ्रेन को जो पोएट ने यूज करा है दो बारी,
तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है तो वही हम जानेंगे। द रिफ्रेन इन reinforces द आइडिया दैट इंडिया इज अनमैच्ड। कहने का मतलब ये रिफ्रेन पोएट ने बात देखी, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं चेंज करके। बस इसका मेन मकसद ये है कि रिफ्रेन इसलिए यूज हुआ है क्योंकि ये बार बार इस चीज के ऊपर स्ट्रेस देने की पोएट कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया क्या है, अनमैच्ड है। ओके कहने का मतलब इंडिया के मुकाबले की कोई कंट्री नहीं है। एंड इंस्पायर्स अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ प्राइड एंड एडमायरेशन, ठीक है, encouraging readers to celebrate the nation। तो रीडर्स के मन में क्या चीज को इनकरेज करने की कोशिश की जा रही है, सेंस ऑफ प्राइड, ठीक है, कि वो इस चीज में गर्वित फील करे कि वो क्या है, एक भारतवासी है। ओके एडमायरेशन, ठीक है, कि उनको इस चीज की प्रशंसा करनी चाहिए कि उनका जन्म भारत में हुआ है। ओके क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन, बुक में देख लेते हैं पहले। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस एप्रोप्रिएटली। ये एक सेंटेंस दिया है, इंडिया इज मेटाफोरिकली डिस्क्राइब्ड एज दिस सनी गोल्डन लैंड सजेस्टिंग दैट इट इज, और डैश दिया आगे, आपने इसको फिल करना है। बच्चे ये आपको तब अच्छे से पता चलेगा जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में पार्ट फिफ्थ में पार्ट फोर्थ का आंसर छिपा हुआ है। ओके क्लियर। तो देखिए पार्ट फिफ्थ में क्या है, यहाँ पर कॉलम 1 एंड कॉलम 2 दिए हैं, आपने कॉलम 1 में जो लिखा है उसको राइट ऑप्शन के साथ मैच करना है इन द कॉलम 2। ओके क्लियर, मैंने आपके लिए कर दिया हुआ है, फटाफट से इसके आंसर्स चेक करते हैं। देखिए तो फोर्थ पार्ट बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ पार्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हिमावंत को हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेंथ और परमानेंस का सिंबल बोल सकते हैं। गंगा कैसी बताई गई है, प्योर एंड जनरस, ठीक है। उपनिषद क्या है, स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल लेगेसी है हमारी। ओके क्योंकि यही उपनिषद जो है, जो स्पिरिचुअल हमारे चीजें हैं, ये जनरेशन टू जनरेशन क्या हो रही है, पास हो रही है। गैलेंट वॉरियर्स एंड सेजेस क्या शो करते हैं, करेज एंड विजडम। ब्रह्मा नॉलेज एंड बुद्धा धामा क्या शो करता है, नॉलेज एंड एनलाइटमेंट। सनी गोल्डन लैंड किसका प्रतीक है, रिचनेस एंड ग्लोरी, कहने का मतलब इंडियाज रिचनेस एंड ग्लोरी। ओके क्लियर। तो चलिए अब बढ़ते हैं पार्ट फोर्थ की ओर। देखिए पार्ट फोर्थ क्या था आपका, इंडिया इज मेटाफोरिकली डिस्क्राइब्ड एज दिस सनी गोल्डन लैंड। बेटा सबसे पहले आपको मेटाफोर का मतलब पता होना चाहिए। मेटाफोर का मतलब होता है जब आप किसी चीज को कंपेयर करोगे, यहाँ पर इंडिया को कंपेयर किया गया है सनी गोल्डन लैंड के साथ, बिना लाइक और एज वर्ड का इस्तेमाल करे। मतलब कि पोएट ने ये नहीं बोला कि इंडिया इज लाइक सनी गोल्डन लैंड, नहीं, इंडिया इज अ सनी गोल्डन लैंड। ओके क्लियर। सजेस्टिंग दैट, इससे हमें क्या पता चलता है, दैट इंडिया इज रिच एंड इज ग्लोरियस, आप ये भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने चेंज करके लिखा सजेस्टिंग दैट इट इज रिच, कि इंडिया काफी रिच है, प्रॉस्परस है एंड फुल ऑफ ब्राइटनेस एंड ग्लोरी। ओके क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 6, ठीक है। पहले बुक में चेक कर लेते हैं क्वेश्चन। देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द पोएट यूजेस इमेजरी। इमेजरी का मतलब होता है डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज टू क्रिएट विविड मेंटल पिक्चर्स दैट अपील टू द सेंसेशन, गिव एनी 2 एग्जांपल्स फ्रॉम द पोएम। देखिए ये सारी पोएटिक डिवाइसेस जो यूज हो रही हैं वो हम साथ के साथ पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ ली यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन, राइट, फिर हमने यहाँ पर डिस्कस किया मेटाफोर, अब हम डिस्कस कर रहे हैं इमेजरी। इमेजरी का मतलब होता है जब कोई पोएट ऐसी चीज लिख दे जिसकी पिक्चर जो रीडर है अपने दिमाग में क्रिएट कर सकते हैं। ओके क्लियर। तो इन्हीं दो इमेजरी के 2 एग्जाम्पल देने हैं। ओके क्लियर। तो चलिए देखते हैं इमेजरी के 2 एग्जाम्पल कौन से रहने वाले हैं। देखिए 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इमेजरी फ्रॉम द पोएम माइटी हिमावन। जब ये लाइन लिखी है माइटी हिमावन, तो यहाँ पर विजुअल इमेज क्रिएट कर सकते हैं रीडर हिमालय की अपने माइंड में। ओके जनरस गंगा को फ्लो करते हुए विजुअल जो है, इमेज जो है उसकी क्रिएट कर सकते हैं अपने माइंड में। ओके क्लियर। तो ये हम बोल देंगे यहाँ क्या यूज हो गया है, इमेजरी। ओके क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द यूज ऑफ हाइफन्स इन द फर्स्ट स्टैंजा। ये फर्स्ट स्टैंजा में जो हाइफन्स डाले हैं, ये हाइफन है, एक बार आपको दिखा भी देती हूँ पोम में। देखिए जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन के एंड में हाइफन लगा है यहाँ पे एक छोटा सा डैश। देखिए फिर सेकंड थर्ड लाइन में भी देखिए आर्स के बाद डैश लगा हुआ है। देन देखिए आप सिक्स्थ लाइन में भी आर्स के बाद डैश लिखा हुआ है, देन 8th लाइन में भी आर्स के बाद डैश लगा है। तो इस हाइफन से क्या पोएट बताना चाह रहे हैं, ओके क्लियर, ये बोला गया है हमें क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, 5 ऑप्शंस दिए हुए, इसमें से करेक्ट चूज करना है। बोला सिलेक्ट द ऑप्शंस दैट आर करेक्ट, तो इसका मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकती है। ओके चलिए देखते हैं। क्रिएट्स डेलिब्रेट पॉजेस टू रीइंफोर्स सेंस ऑफ एडमायरेशन एंड प्राइड, बिल्कुल राइट, ठीक है, बिल्कुल पॉज देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और ये रीइंफोर्स करने की कोशिश कर रहा है कौन सा, सेंस ऑफ एडमायरेशन ऑफ प्राइड। अब देख लो जो मैंने ऊपर आंसर लिखा था, मैंने सेम यहीं से उठाकर लाइन लिखी थी, कुछ भी नया नहीं लिखा, जो आपको याद भी होगा, मैंने आपको पिछला आंसर जब मैंने आपको पढ़वाया था। नेक्स्ट, एम्फेसाइजेस द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन इंडिया स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। नहीं, इंडिया को बिल्कुल वीक नहीं दिखाया गया, ये तो बिल्कुल गलत है।
lends to the lyrical quality giving it a measured chant like rhythm. Chant like rhythm के लिए अभी आगे पढ़ लेते हैं. Suggesting hesitation on uncertainty in poets claims about India. नहीं, बिल्कुल भी poet uncertain नहीं है. Uncertain मतलब doubtful नहीं है. Okay, clear? Presents a key element of India's greatness before the hyphen and makes a strong assertion about its uniqueness after the hyphen. Yes, very good. ये बिल्कुल ठीक है. बिल्कुल ये ठीक लिखा गया है कि हाइफन से पहले इंडिया की बढ़ाई की गई है और हाइफन के बाद, ठीक है, उसकी यूनिकनेस को बताया गया है. पूछा गया ना किसके जैसा मैच आपको कहीं और मिलेगा, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है. ठीक है. लेंड्स द लिरिकल क्वालिटी गिविंग इट अ मेजर चैंट लाइक रिदम. ये भी हम बोल सकते हैं. वैसे चैंट लाइक रिदम हुआ नहीं तो हम इसको क्रॉस भी कर सकते हैं. ओके क्लियर. तो ये दो ऑप्शन जो है वो राइट है. दैट इज फर्स्ट एंड फिफ्थ. ओके क्लियर. चलिए आगे बढ़ते हैं 7th 8th क्वेश्चन पर. 8th क्वेश्चन इज द पोएट यूजेस हाइपरबोली इन द पोएम. देखो हाइपरबोली भी एक पोएटिक डिवाइस है. अभी हाइपरबोली का पहले मतलब समझ लेते हैं, फिर देखते हैं कि पोएट ने पोएम में हाइपरबोली कहाँ यूज किया है. हाइपरबोली इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इन्वॉल्व्स एक्सट्रीम एग्जेजरेशन टू हाईलाइट अ पॉइंट और क्रिएट अ ड्रामेटिक इफेक्ट. बच्चे देखो हाइपरबोली का क्या मतलब होता है. जब आप किसी चीज को एक बढ़ा चढ़ाकर बोलते हो ना, उसको बोलते हैं हाइपरबोली. जैसे कि आप सीधे यहाँ पर एग्जाम्पल पढ़ लो. माई लगेज वेज अ टन. ठीक है, मेरा जो लगेज है, मेरा जो बैग है वो कितने वेज अ टन. ठीक है, टन्स में वजन होता है बैग का? नहीं. कहने का मतलब आप जो सूटकेस कैरी कर रहे हो, आप ये बताना चाह रहे हो कि सूटकेस बहुत भारी है. ओके क्लियर. चलिए आगे. शी वॉज सो हैप्पी दैट हर स्माइल वॉज अ माइल वाइड. ठीक है, कि वो कितनी खुश थी कि उसकी स्माइल कितनी वाइड थी. जैसे आप हंसते हो तो चीक टू चीक हंसते हो ना, ऐसे आपके बिल्कुल लिप्स खुल जाते हैं. तो उसकी स्माइल कितनी वाइड लग रही थी, कितनी चौड़ी लग रही थी? माइल. ठीक है, मील जितनी दूरी. लेकिन अगेन यहाँ पर चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है. राइट. तो यहाँ पर पोएट ने भी हाइपरबोली यूज किया गया है पोएम में. तो क्या कहाँ यूज किया गया है हाइपरबोले? तो देखिए पोएट ने हाइपरबोले कहाँ यूज किया है. जब उसने बोला है ना, ये देखिए यहाँ पर 2 बारी, शी इज पियरलेस लेट्स प्रेज हर. तो उसने इंडिया को क्या बोल दिया है? पियरलेस. ठीक है, कि इंडिया के मुकाबले का कोई देश है ही नहीं. ठीक है, तो इसकी प्रशंसा करो. तो ये बार बार बोला गया है, तो यहाँ पर पोएट ने क्या यूज किया गया है? हाइपरबोले. ओके क्लियर. तो मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है आंसर में, एक बार मैं आपको दिखा भी देती हूँ. हाइपरबोले इन द पोएम देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ. ठीक है, जो पोएट ने बोला ना कि ये क्या है, इसके जैसा कोई भी अर्थ पर दूसरा नहीं है. ओके. एक्सप्लेनेशन दिस इज एन एग्जेजरेशन. ठीक है, बल्कि बढ़ा चढ़ाकर बोला गया बिकॉज द पोएट क्लेम दैट नथिंग इन द होल वर्ल्ड कैन मैच इंडिया. इट इज नॉट मेंट टू बी टेकन लिटरली बट टू स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेस प्राइड एंड एडमायरेशन फॉर अ कंट्री. ओके क्लियर. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये सिर्फ इसलिए नहीं लिखा गया कि लिटरली इसको क्या आप सीरियसली लो. ये आपके अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड और एडमायरेशन अपनी कंट्री के लिए, ऐसी भावनाओं को जगाने के लिए इसका यूज किया गया है कि देयर इज नो इक्वल मैच लाइक इंडिया एनीवेयर ऑन अर्थ. ओके, तो इसको हम बोलेंगे हाइपरबोले. ओके क्लियर. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है बच्चे? देखिए पोएटिक डिवाइसेस सारी आपकी कवर होती जा रही हैं. नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज ओड. ओडीई ओड. द पोएम इज एन ओड. ये जो पोएम है ये एक ओड है. ओके क्लियर. अब ओड का क्या मीनिंग होता है समझ लो बच्चे. एन ऑड इज अ लिरिकल पोएम. ऑड ऐसी लिरिकल पोएम होती है दैट एक्सप्रेसेस डीप एडमायरेशन. ठीक है, जिस पोएम में आप एडमायर किया गया हो, प्रशंसा की गई हो, इंडिया की प्रशंसा की गई है इसमें. प्रेज मतलब भी प्रशंसा होता है, और रेवरेंस फॉर अ पर्सन. रेवरेंस मतलब किसी के प्रति रिस्पेक्ट शो की गई हो. तो बिल्कुल राइट, पोएट ने यहाँ पर अपनी रिस्पेक्ट भी शो करी है टुवर्ड्स इंडिया. ओके क्लियर. चलिए बढ़ते हैं. क्या लिखोगे आप? हाउ द पोएम इज एन ऑड. इसकी एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगी? द पोएम इज एन ऑड बिकॉज इट एक्सप्रेसेस डीप एडमायरेशन एंड प्रेज फॉर इंडियाज नेचुरल ब्यूटी, स्पिरिचुअल हेरिटेज एंड ग्रेटनेस. ठीक है, तो इंडिया की नेचुरल ब्यूटी की प्रशंसा की गई है, स्पिरिचुअल हेरिटेज की प्रशंसा की गई है, और इसकी ग्रेटनेस. ठीक है, कितना महान है हमारा इंडिया. इट यूजेस एलिवेटेड एक्सप्रेशन एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज लाइक शी इज पियरलेस लेट्स प्रेज हर. ठीक है, तो पोएम में पोएट ने बार बार ऐसी लैंग्वेज का यूज किया गया है जिससे पढ़ने वालों के मन में ऐसी भावना आए. ठीक है, क्या? पेट्रियोटिक. ओके, अपने देश के प्रति एडमायरेशन आए. ठीक है, तो शी इज पियरलेस लेट्स प्रेज हर टू सेलिब्रेट द नेशन विद प्राइड एंड इमोशन. ओके क्लियर. तो ये आप एग्जांपल लिख दोगे अगर आपसे ऑड जो है पेपर में पूछ लिया गया. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्या है? द पोएट यूजेस allusions in the poem. ठीक है, allusion बेटा एक दूसरी पोएटिक डिवाइस है. allusion होता क्या है? is a literary device where a writer makes an indirect reference to a well known person. बच्चे जब भी किसी एक वेल नोन पर्सन का, ठीक है, प्लेस का या इवेंट का या ऐसे वर्क का या कल्चरल क्या लिखा है यहाँ पे, कल्चरल एलिमेंट का यूज किया गया हो,
विदाउट एक्सप्लिसिटली मेंशनिंग इट, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं एल्यूजन। जैसे कि मान लो कोई भी एक फेमस चीज, जैसे मैंने बोला आपको एग्जाम्पल देती हूँ, यहाँ पर वैसे नीचे एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनको पढ़ लेते हैं। ये एग्जाम्पल दे रखा है बच्चे, ये रहा, दिस इज द एग्जाम्पल, यही पढ़ लेते हैं। ही इज अ रियल आइंस्टाइन इन मैथमेटिक्स क्लास, ठीक है, ये मैथमेटिक्स की क्लास में वो कैसा रहता है, बिल्कुल रियल आइंस्टाइन की तरह। तो क्या मुझे तो क्या ये पर्सन जो है जिसको बोला गया कि आइंस्टाइन की तरह रहता है, क्या ये असली में आइंस्टाइन है? नहीं, असली में आइंस्टाइन नहीं है। तो यहाँ पर एल्यूजन यूज किया गया है, किसी फेमस पर्सनालिटी को यूज किया गया जिसको सब लोग जानते हैं। ओके क्लियर। देखिए क्या एक्सप्लेनेशन लिखी है यहाँ पे, दिस एल्यूड्स टू एल्बर्ट आइंस्टाइन मीनिंग द स्टूडेंट इज वेरी इंटेलिजेंट स्पेशली इन मैथमेटिक्स एंड साइंस। तो उसका कंपैरिजन आइंस्टाइन से इसलिए किया गया है ये बताने के लिए आइंस्टाइन वाली खूबी जो है वो इस बच्चे में पाई जा रही है। ओके कि ये आइंस्टाइन की तरह क्या है, बिल्कुल मैथमेटिक्स और साइंस में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। ओके क्लियर। अब यहाँ पर क्या दिया हो बच्चे, नाउ रीड द एक्सप्लेनेशन एंड आइडेंटिफाई एंड मैचिंग द एल्यूजन्स फ्रॉम द पोएम फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको 3 पॉइंटर्स दिए हैं। अब ये 3 पॉइंटर्स जो है किसी ना किसी एल्यूजन से मैच हो रहे हैं हमारी पोम में, आपने वो बताना है। तो चलिए आपके लिए करके रखा है मैंने, यहाँ देख लेते हैं इसका आंसर। देखिए आपको ये पॉइंटर्स दिए हैं, आपने ये पढ़ना है, ये तो आंसर है जो मैंने बोल्ड से किया है। एन एल्यूजन टू द एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर्स, बस इतना पढ़ लिया, हमें पता चल जाना चाहिए कि इंडियन स्क्रिप्चर्स की बात की जा रही है, कौन है, उपनिषद। ओके क्लियर। एन एल्यूजन टू कंसेप्ट ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज एसोसिएटेड विद सेल्फ रियलाइजेशन एंड अल्टीमेट ट्रुथ, ठीक है, स्पिरिचुअल नॉलेज की बात की गई है बच्चे, ब्रह्मा नॉलेज की बात की गई है। ओके आई गया स्पिरिचुअल नॉलेज, ब्रह्मा नॉलेज। ओके नेक्स्ट क्या है, एन एल्यूजन टू गौतम बुद्धास टीचिंग्स, आई गया बच्चे, गौतम बुद्धा की टीचिंग को एल्यूड कर रहा है, बुद्धा प्रीच्ड हिज धामा, ठीक है, तो ये इस यहाँ पर ये एल्यूशन यूज हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्रिटिकल रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस पे। बच्चे यहाँ पर क्या दिया है आपको, रीड द एक्सट्रैक्ट, ये एक्सट्रैक्ट दिया है और इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये मैंने पूरे का पूरा एज इट इज आपके लिए यहाँ पर देखिए लिखा है, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहीं से कर लेते हैं। द माइटी हिमावंत इज आस्क्ड, देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। द जिनरस गंगा इज आस्क्ड, व्हिच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। द sacred Upanishads are asked, what scripture else to name with them? Okay, the word mighty refers to the dash of the हिमावंत। वर्ड माइटी जो है वो किसको रेफर करता है, हिमावंत की, हिमालय की स्ट्रेंथ को रेफर करता है और उसके ग्रैंडर मतलब होता है उसकी ग्रेटनेस, उसकी महानता। ओके क्लियर कि हिमावंत जैसा पर्वत कहीं और नहीं है। ओके क्लियर। चलिए आगे क्या है बच्चे, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। ओके तो यहाँ पर क्या है, देखिए द क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द 4th and 6th लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट इज यूज्ड टू। ओके तो क्वेश्चन मार्क का यूज किया गया है, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ पोम में कहाँ क्वेश्चन मार्क का यूज किया है। एक मिनट रुकिए बेटा, यस आपको मैं देखो बच्चे पोम में बता रही हूँ कहाँ क्वेश्चन मार्क का यूज किया गया है। आप फटाफट से चलते हैं पोम में। ओके तो देखो बच्चे ये 4th लाइन में और 6th लाइन में, विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस, ठीक है, व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम, ऐसा स्क्रिप्चर और कौन सा होगा, ठीक है, कौन सी दूसरी रिवर है जो इतनी ग्रेसफुल है गंगा की तरह। तो जो आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ओके क्लियर, तो यहाँ पर क्यों क्या ये बता रहे हैं, ये हमसे पूछा गया है। शो डाउट एंड अनसर्टेनिटी, नहीं बिल्कुल डाउटफुल नहीं है पोएट, ये तो हो ही नहीं सकता। एम्फेसाइज अ पॉइंट, यस बिल्कुल एक पॉइंट पर जोर देने की कोशिश की जा रही है। हाईलाइट कंफ्यूजन एंड हेजिटेशन, नहीं पोएट तो बिल्कुल हेजिटेटेड नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है पोएट को। रिवील इंक्वायरी एंड क्यूरियोसिटी, कोई वो इंक्वायरी रिवील आउट कर रहा है, नहीं कुछ भी रिवील आउट नहीं कर रहा है, यहाँ पे वो पॉइंट के ऊपर जोर देने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रेस देने की कोशिश कर रहा है कि हमारे रिवर जैसा, ठीक है, कोई नहीं है। ओके क्लियर, रिवर जैसा क्या लिखा ऊपर देख लेते हैं, ये रहा, हाँ रिवर जैसा गंगा जैसा कोई भी नहीं है। ओके क्लियर, और स्क्रिप्चर्स जो हैं उपनिषद जैसे कहीं नहीं मिलेंगे, बताओ नाम बताओ। ओके क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट यूजेस द वर्ड जनरस टू डिस्क्राइब द गंगा, व्हाई, पोएट ने जनरस वर्ड यूज किया गया है गंगा रिवर को डिस्क्राइब करने के लिए, क्यों। द पोएट कॉल्स द गंगा जनरस बिकॉज इट गिव्स लाइफ सपोर्टिंग वाटर एंड नरिशमेंट सेल्फलेसली टू ऑल, ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा बच्चे कि ये लाइफ सपोर्टिंग वाटर, ठीक है, वाटर तो लाइफ सपोर्टिंग ये ऑलवेज, और नरिशमेंट प्रदान करती है सेल्फलेसली, बिना अपने बारे में सोचे सबको, ठीक है, टू ऑल, दैट इज व्हाई रिवर गंगा इज वेरी जनरस। ओके व्हाई हैज द मूवमेंट ऑफ द रिवर बीन डिस्क्राइब्ड एज ग्रेसफुल, जो मूवमेंट है रिवर की उसको ग्रेसफुल क्यों डिस्क्राइब किया गया है, ग्रेसफुल मतलब काफी शानदार है ना, देखने में बहुत जो अच्छा सा लगे। द मूवमेंट ऑफ द रिवर इज डिस्क्राइब्ड एज ग्रेसफुल बिकॉज इट फ्लो स्मूथली, क्योंकि स्मूथली फ्लो करती है, एंड कामली, ठीक है, शांति से, रिफ्लेक्टिंग ब्यूटी एंड एलिगेंस,
जब रिवर गंगा फ्लो करती है स्मूथली और कामली, तो वो क्या बताती है, उसकी क्या दर्शाती है, उसकी ब्यूटी और उसका एलिगेंस, सुंदरता। ओके क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ओके क्लियर। तो यहाँ पर आपको दो वर्ड्स दिए थे, उसमें से एक वर्ड को आपने चूज करना था। यहाँ पे द पोएट इज इंप्लाइंग दैट द उपनिषाद्स आर बेटा अनमैच्ड इन देयर विजडम एंड स्पिरिचुअल डेप्थ, है ना। उपनिषद तो क्या है, अनमैच्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं आपकी बुक में, सेम एज इट इज है आपकी बुक में, मैं आपको दिखा दूंगी। हाउ डज द पोम रिफ्लेक्ट अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू कल्चरल आइडेंटिटी एंड हेरिटेज। पोएट किस तरीके से क्या दर्शा रहा है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखा रहा है इस पोएम का, किससे, हमारी कल्चरल आइडेंटिटी से और हमारे हेरिटेज मतलब जो विरासत में हमें मिला है उससे। द पोम हाईलाइट्स इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ इंडिया हेरिटेज। सबसे पहले पोम ने इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ इंडिया की विरासत के यहाँ पर जो है यूज किए गए हैं पोम में, वो कौन कौन से हैं, हमारा हिमालयास, ठीक है, गंगा, उपनिषद एंड एंशिएंट ट्रेडिशंस। ओके क्लियर। By mentioning spiritual knowledge, sages, and historical richness, the poet shows pride in India's long-standing cultural and religious legacy. ठीक है, जो पोएट ने मेंशन किया है स्पिरिचुअल नॉलेज का, संसाधुओं के बारे में, हमारी हिस्टोरिकल रिचनेस के बारे में, तो ये सब कुछ क्या शो कर रहा है कि पोएट कितना प्राइड फील कर रहा है, प्राउड फील कर रहा है किसमें, इंडियाज लॉन्ग स्टैंडिंग, लॉन्ग स्टैंडिंग मतलब कि इंडिया की बहुत पुरानी कल्चरल एंड रिलीजियस लेगेसी, जो हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास ऑन करते आ रहे हैं। ओके क्लियर। दीज रेफरेंसेस कनेक्ट द लैंड टू इट्स डीप रूटेड आइडेंटिटी एंड ट्रेडिशंस। ठीक है, तो यही जो सारे रेफरेंसेस पोएट ने यूज करे हैं, ये हमारी लैंड को, इंडिया को किससे कनेक्ट करता है, हमारे डीप रूटेड आइडेंटिटी, हमारी पहचान हमें बताता है और हमारे ट्रेडिशंस हमें बताता है। ओके क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। What can you infer about the poet's attitude towards India from the repeated phrase "She is fearless, let's praise her"? तो बेटा आप यहाँ पर लिख सकते हो, हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि उसके दिल में इंडिया के प्रति क्या है, एडमायरेशन है, वो प्राइड फील कर रहा है, ठीक है, वो रिस्पेक्ट शो कर रहा है टुवर्ड्स इंडिया, यही लिखोगे आप। द रिपीटेड फ्रेज शोज दैट द पोएट हैज इमेंस एडमायरेशन एंड प्राइड फॉर इंडिया। एडमायरेशन मतलब वही किसी के लिए काफी प्रशंसा होना मन में, ठीक है, और प्राइड, काफी गर्वित फील कर रहा है इंडिया के लिए। ही बिलीव्स दैट इंडिया इज अनमैच्ड। वो क्या बिलीव करता है कि इंडिया अनमैच्ड है, सुपीरियर इन इट्स ब्यूटी, ठीक है, ब्यूटी में सब देशों से सुंदर है, आगे है, ठीक है, कोई इसके मुकाबले का नहीं है, कल्चर, हेरिटेज, इन सब में आगे है। एंड इनकरेजेस अदर्स टू सेलिब्रेट एंड ऑनर द नेशन। ठीक है, और हमें अदर्स मतलब जो रीडर्स हैं उनको एक मौका दे रहा है कि आप इंडिया को समझो, इसकी सुंदरता को सेलिब्रेट करो, ठीक है, कंट्री, आप इंडियन हो इस बात में, आप प्राइड फील करो। ओके क्लियर। What does the line "Many a sage has sanctified this land" suggest about India's spiritual heritage? Okay, तो ये जो लाइन है "Many a sage has sanctified this land", मतलब कई सारे साधु संतों ने हमारी इस लैंड को पवित्र बनाया है। सैंक्टिफाइड का मतलब होता है प्यूरिफाइड। ओके, जो हमारी इस लैंड को प्यूरिफाई किया है। तो इस लाइन से आपको हमारे इंडिया की स्पिरिचुअल हेरिटेज के बारे में क्या पता चलता है। दिस लाइन सजेस्ट दैट इंडिया हैज बीन होम टू मेनी वाइज एंड होली सेजेस whose presence and teachings have made the land sacred। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि इंडिया जो है वो घर रहा है, ठीक है, किसका, बहुत सारे बुद्धिमान और होली सेजेस का, ठीक है, पूजनीय सेजेस का, ठीक है, पवित्र सेजेस का, साधुओं का, ठीक है, जिनकी प्रेजेंस और टीचिंग्स ने हमारी लैंड को क्या बनाया है, सैक्रेड मतलब पूजनीय बनाया है। इट रिफ्लेक्ट्स इंडिया स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल ट्रेडिशन। ठीक है, ये लाइन जो है इंडिया के स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल ट्रेडिशन को बताती है, झलकाती है। एंड इट्स रोल एज अ सेंटर ऑफ विजडम एंड एनलाइटमेंट। ठीक है, और हमारा ये इंडिया जो है वो क्या है, सेंटर ऑफ विजडम एंड एनलाइटमेंट, क्योंकि जितने आपको धार्मिक स्थल इंडिया देश में देखने को मिलेंगे, इतनी विविध वैरायटी देखने को मिलेगी, वो कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ओके क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ डज द पोएट कनेक्ट वॉरियर्स एंड म्यूजिक टू इंडियाज ग्रेटनेस। ठीक है, तो पोएट जो है वॉरियर्स और म्यूजिक को कैसे रिलेट करता है, कनेक्ट करता है टू इंडिया की महानता के साथ। ओके, द पोएट मेंशंस ब्रेव वॉरियर्स टू हाईलाइट द करेज एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, ब्रेव वॉरियर्स का उसने जिक्र करा है, क्या हाईलाइट करने के लिए, करेज, साहस और स्ट्रेंथ, ताकत। एंड डिवाइन म्यूजिक टू रिप्रेजेंट कल्चरल रिचनेस एंड आर्टिस्टिक एक्सीलेंस। ठीक है, और डिवाइन म्यूजिक उसने बोला ना, इज हर्ड हेयर, वो इसी धरती पर सुना गया है। डिवाइन मतलब स्पिरिचुअल, ठीक है, जो हमें गॉड से एसोसिएट करे। तो ये हमारी कल्चरल रिचनेस को शो कर रहा है, हमारे आर्टिस्टिक एक्सीलेंस को शो कर रहा है। टुगेदर दे शो इंडियाज, ये दोनों चीजें इकट्ठी मिलाकर क्या शो करती हैं, इंडिया की ग्रेटनेस लाइज इन बोथ इट्स वेलर। इंडिया की महानता किसमें लाई करती है, हमारी बहादुरी में, एंड इट्स कल्चरल अचीवमेंट्स। ठीक है, और कल्चरल अचीवमेंट्स दोनों में। ओके क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ डज दिस पोएम फोस्टर अ सेंस ऑफ नेशनल प्राइड। ये पोएम जो है कैसे
रीडर्स के माइंड में सेंस ऑफ नेशनल प्राइड जो है उसको झलकाती है, मतलब कि बढ़ाएगी, मतलब कि कैसे रीडर्स पढ़ने के बाद इंडिया के वो वासी हैं इस चीज पर गर्वित फील करेंगे। ओके, नेशन प्राइड वाली फीलिंग किसको कैसे फॉस्टर कर रही है ये रीडर्स के माइंड में। द पोएम फॉस्टर्स नेशनल प्राइड बाय प्रेजिंग इंडियाज नेचुरल ब्यूटी, स्पिरिचुअल डेप्थ, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस एंड कल्चरल रिचनेस। ये बेटा वर्ड्स याद कर ही लो, क्योंकि ये कैसे फोस्टर कर रही है नेशनल प्राइड की भावना को, इंडिया की प्रशंसा करके। कौन किस किस चीज की इंडिया की प्रशंसा करके? नेचुरल ब्यूटी की, स्पिरिचुअल डेप्थ, ठीक है, जहां उपनिषद की बात हो गई, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, ओके, एंड कल्चरल रिचनेस। ओके, इट रिमाइंड्स रीडर्स ऑफ द कंट्रीज यूनिकनेस, ठीक है, ये रीडर को हमारी कंट्री की यूनिकनेस के बारे में बता रहा है, ठीक है, कि ऐसी चीजें कहीं नहीं मिलेंगी बाहर। एंड इनकरेजेस देम टू फील प्राउड ऑफ देयर हेरिटेज एंड आइडेंटिटी। और रीडर्स को क्या कर रहा है? इनकरेज कर रहा है कि वो क्या फील करे? प्राउड फील करें ऑफ देयर हेरिटेज, अपनी विरासत का और आइडेंटिटी का। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन के आपको बुक में दिखा देती हूँ। हम एज इट इज बुक में जो है वही हम कर रहे हैं। देखिए हम यहाँ तक आ चुके थे एल्यूजन तक। देखिए एल्यूजन के बाद हमने एक क्रिटिकल रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन किया था। उसके बाद बच्चे देख लीजिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब आ गया वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर ये सफिक्स दिए। सफिक्स मतलब क्या होता है? जो किसी वर्ड के पीछे लगते हैं, राइट। प्रीफिक्स होता है जो किसी वर्ड के आगे लगते हैं। जैसे अब हमें वर्ड्स जो हैं जिनके पीछे लगेंगे हमें बुक में से सिलेक्ट करने हैं, पोम में से। फुल ऑफ हैविंग द क्वालिटीज और काइंडनेस, बेटा जनरस वर्ड आ जाएगा यहाँ पे। द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी ओल्ड एंड एंशिएंट, ठीक है, वेरी ओल्ड और एंशिएंट के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है? ये वाला मैं आपको बता देती हूँ, एंटिक्विटी। ये रहा, दिस इज एंटिक्विटी। ITY यूज हो रहा है ना, तो यहाँ पर यही वर्ड आ जाएगा एंटिक्विटी। ओके, क्लियर। ITY है। सुपरलेटिव फॉर्म बेटा यूज हुई है किस किस में? आपकी बुक में यूज हुई है तो डिवाइनेस्ट म्यूजिक, ठीक है, डिवाइनेस्ट म्यूजिक यहाँ पर सुना गया है। ग्रेटेस्ट, हाँ, दोनों यूज हुए हैं यहाँ पे। देखिए आंसर मैंने लिखे हैं। ओके, और जिसके लेस जिसके साथ लगा हो वो तो पियरलेस ही है। ओके, क्लियर। तो ये चारों भी हमारे हो गए। नेक्स्ट बेटा क्या है? हाँ, नेक्स्ट देख लेते हैं आपकी बुक में, पहले देखते हैं तभी आपको क्वेश्चन यहाँ समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सफिक्स, TION। वही सफिक्स मतलब जो किसी वर्ड के पीछे लगते हैं। तो यहाँ पर आपने कोई ऐसा वर्ड खुद ढूंढना है, हो सकता है वो पोम में से हो या पोम के बाहर से भी हो सकता है। ओके, जैसे यहाँ पर TIN, शन लगा होना चाहिए। तो जैसे इंडिकेशन, ठीक है, इंडिकेट के पीछे लगाओगे ना आप, इंडिकेट के पीछे लगाओगे इंडिकेशन, TION कर दोगे इसको, और इसका एक सेंटेंस फ्रेम करना है, ठीक है। ऐसे IV लगा हो, मेंट लगा हो और ED लगा हो, तो मैंने आपके लिए कर दिए हैं ये। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए IVE किस वर्ड के पीछे हो सकता है? एक्टिव, राइट। क्वालिटी और नेचर ऑफ बीइंग एक्टिव, ठीक है। अब इसका सेंटेंस जो है आप बना लो, ठीक है, दैट ही रिमेन्स वेरी एक्टिव इन द क्लास। मेंट लगाओ पीछे, जैसे डेवलपमेंट, ठीक है। तो आवर गवर्नमेंट इज वर्किंग अ लॉट फॉर इंडियाज डेवलपमेंट। ओके, क्लियर। तो आप बना सकते हो सेंटेंस। ED मतलब वर्क की पास्ट फॉर्म हो, जैसे सैंक्टिफाइड, ये तो पोएम में हमारे यूज हुआ है, ठीक है, दैट मैनी अ सेजेस हैज सैंक्टिफाइड दिस लैंड। ओके, क्लियर। तो यहाँ पर सेंटेंसेस आप खुद लिख लेना। ओके, विद दिस देखिए इसके बाद हमारा लिसन एंड रिस्पॉन्ड वाला क्वेश्चन आ जाता है। ये आपकी क्लास टीचर आपको क्लासेस में करवाएगी। तो जो हमारा बुक एक्सरसाइज का सारा वर्क था हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड अपने सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पोम्स, ठीक है, और चैप्टर्स, और डिस्कस करेंगे उसकी NCERT क्वेश्चन आंसर्स। क्लियर। तो ऐसी मोर वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।